وہ آج ऑफिस से थका हारा वापस घर आया था। सर में शदीद दर्द हो रही थी। जैसे ही उसने लाउंज का दरवाज़ा पार किया तो सामने ही अपनी माँ को बैठे दिखा। मगर वो जिस चीज़ पर ठटका था वो इसकी माँ नहीं थी। उनके सामने खड़ी वो हस्ती थी। उसकी माँ उस लड़की को काफ़ी सारी हदायत दे रही थी। मुझे इन नौकरों चाकरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बस तुम ना इनके सर पर रहना और इस चीज़ का ख्याल रखना कि ये नौकरानियाँ किसी भी चीज़ में हेर फेर न करें। खुद खाने पीने का ख्याल रखना, खुद अपनी निगाह में सफाई करवाना। मुझे तुम पर ज़्यादा भरोसा है। माँ की आवाज़ सुनते ही वो हैरानी से कदम आगे बढ़ाते माँ के करीब आ गया। जी ठीक है आंटी, मैं समझ गई। उसने उस बात में सर हिलाया था। जैसे ही मारिया बेगम की नज़र अपने बेटे तक गई वो मुस्कुराई थी। अरसल बेटा तुम आ गए। वो मुस्कुराकर गोया हुई थी और मारिया बेगम की आवाज़ सुनते वो पलटी थी और हैरानी से पीछे देखा, जहाँ 30 साल अरसल सिकंदर संजीदा चेहरे के साथ इन दोनों औरतों को ही देख रहा था। खूबसूरती की मिसाल इसकी काली गहरी आंखें जिनमें जरकती जहानत जो सामने वाले को इसका दरविदा करने पर मजबूर कर दे। उसका खूबसूरत सफ़ेद दूधिया चेहरा, उसके नक्श नैन खूबसूरत और पुरकशिश। खूबसूरती की मिसाल वो हैंडसम 30 साल अरसल सिकंदर था। सिकंदर एम्पायर्स का इकलौता मालिक और सिकंदर साहब की इकलौती औलाद। मारिया बेगम तो इसे अपने बेटे पर सदके वारी जाती थी। उसने सवारिया निगाहों से माँ को देखा, फिर सामने खड़ी हस्ती को देखा। यहाँ क्या हो रहा है मॉम? संजीदगी से पूछा गया। उसका सवाल समझते हुए मारिया बेगम ने वजाहत करनी चाहिए। वो असल में आज फरहान आया था। कह रहा था कि मीरब की हिफाजत के हवाले से उसे कुछ परेशानी है। उसे लगता है कि वहाँ मीरब महफूज नहीं है। तुम तो जानते हो उनके हालात कैसे हैं, इसलिए मैंने कह दिया फिक्र मत करो और मीरब को यहाँ मेरे पास छोड़ दो। इसलिए आज से मीरब यहीं रहेगी। अच्छा है, इसकी निगरानी में सारी मुलाजमीन काम करेंगी तो मुझे भी हौसला रहेगा। वैसे भी तुम पता तो है आजकल मुलाजमीन कितने कामचोर हो गई हैं। मारिया बेगम ने संजीदगी से सारी वजाहत दी और अरसल का चेहरा जिल्लत और तजलील के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उसने इसी तेजी से चेहरा उठाए मीरब को देखा जो ज़मीन को देख रही थी। उसे हरगिज़ भी अपनी माँ का यह फैसला पसंद नहीं आया था। अगर आप इसे यहीं रखना चाहती हैं तो कोई और काम दें। ये क्या मुलाजमीन की हेड बना दिया है? उसके लहजे में कुछ नागवारी और दुरुस्ती थी कि बेसाख्ता मारिया बेगम के साथ इस बार मीरब ने भी चेहरा उठाए उसे देखा। वो दोनों औरतें ही समझ न सकी कि आखिर अरसल को क्यों बुरा लगा। क्या हो गया है इस तरह वो मसरूफ रहेगी और देखने वाले क्या सोचेंगे? हमने इस तरह जवान लड़की को अपने घर में क्यों रखा हुआ है? आखिर लोगों को भी कोई वजाहत देनी पड़ती है। तुम जाओ मीरब और देखो ज़रा किचन में खाना बना या नहीं। मीरब अस्वात में सार हिलाती जल्दी से किचन में जाती गायब हो गई और अरसल की आंखों में अब गुस्से की लहर तेज हुई थी। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। मारिया बेगम मुस्कुराकर गोया हुई। उसकी ज़रूरत नहीं, मेरी भूख मर गई। वो गुस्से से कहता अपने कमरे में जाकर गायब हो गया और मारिया बेगम को समझ ना आई आखिर अब उनके बेटे के गुस्से की वजह क्या थी। वो भी सर झटकते हुए उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। वो गुस्से से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से मारता अंदर दाखिल हुआ। जिस्म और रूह में गुस्से का उबाल था कि तेज़ होता जा रहा था। पूरी कुव्वत से उसने टाई की नोट ढीली की, टाई उतारकर बेड पर फेंकी, फिर इसी कुव्वत से कोट भी उतारकर फेंका। बार बार आंखों के सामने मीरब का चेहरा आ रहा था। कितनी ही देर वो गुस्से से अपना माथा मसलते हुए कमरे में चक्कर काटता रहा। जब मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे से बाहर निकला। उसके मसल उसकी सफ़ेद शर्ट के साथ चिपके हुए थे। ब्लू जीन्स पहने वो किचन में दाखिल हुआ तो वह एक साइड खड़ी सलाद बना रही थी। उसे इस तरह काम करते देख अरसल सिकंदर की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। किचन में दूसरी कोई भी मुलाजमा नहीं थी। शायद मुलाजमा किसी काम से बाहर निकली थी। वो तन फन करता उसके सर पर पहुंचा। वो जो अपने दयान काम कर रही थी। उसके कानों में अरसल की कर्जदार आवाज़ गूंजी, ये क्या कर रही हो तुम? वो इतनी जोर से दौड़ा था कि मीरब के हाथ काम गए। छुरी इसके हाथ को काटते काटते बची। उसने कुछ परेशानी और हैरानी से चेहरा उठाए ऊपर देखा तो इसे ही गुस्से से गो रहा था। वो मैं तो काम कर रही हूँ। वो मुश्किल अटकते लहजे में गोया हुई। अरसल का दिल चाहा कि इस लड़की के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारे। तुम कोई मुलाजमा हो जो ये काम कर रही हो? एक बार फिर गुस्से से दौड़ा था। उसकी ये बात सुनते न चाहते हुए भी मीरब के लबों को एक जहर कुंदा तकलीफ और मुस्कुराहट ने छुआ था। उसने चेहरा उठाए अरसल सिकंदर को देखा। होंठों के किनारे पर एक तरफ मुस्कुराहट रिंगी थी। वो बहुत गौर से इसे देख रही थी। मैं यहाँ पर एक मुलाजिम की हैसियत से ही आई हूँ।
सर, तो बेहतर है मुझे मेरा काम करने दें, वो नॉर्मल से लहजे में बोली थी, मगर उसका सारा कहना जैसे अरसल के वजूद में मजीद शरारे फूटने की वजह बन गया। उसने आगे बढ़ते एक ही झटके से मीरब का बाजू दबोचा कि मीरब के चेहरे पर तकलीफ का तासुर उभरा था। दूसरे ही पल उसने दूसरे हाथ से मीरब के हाथ में पकड़ी छुरी तो इसके हाथ से लेते वक्त वहीं शलह पर पटका। एक कदम उसके मजीद करीब होते मीरब की आंखों में आंखें डाले वो सख्त लहजे में बोला था, ना ही तो तुम मुलाजमा हो, ना ही मैं तुम्हें आइंदा इस तरह कोई भी काम करता देखो। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद इस घर का कोई भी काम करता देख लिया तो वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। सख्ती से उसके मुंह पर बोराते हुए एक झटके से उसका बाजू छोड़ते वो किचन से बाहर निकलता चला गया। उसके बाहर जाने के बाद नीरव ने बेबसी से अपना बाजू मसला, फिर एक अफसोस भरी नज़र खाली किचन पर डालकर दोबारा वो छुरी पकड़े सलाद बनाने लगी। उसे जैसे अरसल सिकंदर की धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और ऊपर वो कमरे में चक्कर का चक्कर काटता अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर गुस्सा था कि कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। फरहान और अरसल दोनों यूनिवर्सिटी लाइफ में एक साथ पढ़ते थे और तब से बहुत अच्छे दोस्त थे। फरहान भी एक वक्त में अरसल की तरह ही अमीर हुआ करता था, मगर 4 साल पहले एक कार हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद सारा खानदान, सारे अजीज़ व अकारब इन लोगों के खिलाफ हो गए। रिश्तेदारों ने फरहान के बाद की सारी दौलत हथिया ली, इस तरह से कि उन लोगों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। फरहान की एक ही बहन थी मीरब, वो इससे 6 साल छोटी थी। वो मीरब को अपने साथ लिए छोटे से मोहल्ले में एक किराए का घर लेते वहाँ रहने लगा। उसने जब अरसल से ये सारे हालात का जिक्र किया तो अरसल ने इसे अपनी कंपनी में जॉब का मशवरा दिया और इसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। फरहान भी पुरसुकून हो गया था कि मुश्किल वक्त में दोस्त काम आ गया। इस तरह वो अरसल की कंपनी में इसके साथ काम करने लगा, मगर कुछ दिनों से वो मीरब की हिफाजत को लेकर बहुत परेशान था। मीरब का तायाजाद, जो कि एक नंबर का बदमाश और गुंडा था, वो मीरब से शादी करना चाहता था, क्योंकि इसकी गंदी नज़रें मीरब के वजूद पर ही टिकी हुई थी और मीरब के हुस्न ने इसे पागल कर दिया था। इसलिए वो चाहता था कि फरहान मीरब की शादी इससे करवा दे, ताकि वह बदले में फरहान को कुछ दौलत देकर फरहान की बहन को इससे खरीद सके। लेकिन फरहान की गैरत अभी मरी नहीं थी। वो अपनी बहन की खातिर तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। वो कभी भी अपनी बहन की शादी इन लोगों में नहीं करना चाहता था जिन लोगों को औरत की इज्जत करनी ही नहीं आती। क्योंकि माया बेगम फरहान को अरसल की दोस्त होने की हैसियत से जानती थी, इसलिए उसने एक फैसला किया और मीरब को हमेशा के लिए सिकंदर हाउस मारिया बेगम के पास छोड़ गया। वो जानता था कि इस घर की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई चाह कर भी मीरा पर हमला करने या इसे अगवा करने के या इसे तकलीफ देने के बारे में नहीं सोच सकता। मीरा भी खामोशी से अपने भाई की बात मानती हुई यहाँ आ गई। वो जानती थी इसका भाई परेशान रहता है और वो अपने भाई को मजीद परेशान करना नहीं चाहती थी, ना ही इसे कोई तकलीफ देना चाहती थी। उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद उसके भाई ने ही तो इसकी हिफाजत की थी। 24 साला मीरा खूबसूरती की मिसाल थी। कहीं से भी देखने से वो 24 साला नहीं बल्कि 20 साला ही लगती थी। वो खूबसूरत भी बहुत थी कि कोई भी मर्द उसके लिए पागल हो सकता था। ये अगले दिन सुबह का मंजर था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो एक बार फिर चेहरे के जाविया बिगड़े थे। वो मुलाजमा के सर पर कड़ी से सफाई करने की हदायत दे रही थी और दूसरी जानब वो साथ साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता भी सर्व करवा रही थी। न जाने क्यों, लेकिन अरसल को इसका इस तरह काम करना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। एक वक्त था जब वो खुद भी इस तरह एक बहुत बड़े महल में रहती थी और वहाँ पर शहजादियों जैसे ज़िंदगी गुजारती थी, और आज वो मुलाजमे की तरह काम कर रही थी। चेहरे पर ज़रा सी भी तल्खी नहीं थी। वो यकटक उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें के सास को मिसेस वारिया की आवाज़ ने तोड़ा। अरे अरसल बेटा, तुम आ गए, चलो आओ नाश्ता कर लो। वो जो अपने कमरे से निकलती हुई लाउंज में दाखिल हुई थी, अरसल को मुखातिब किया। अरसल सर झटकते हुए आगे बढ़ा, एक नज़र नाश्ते के लवाजमात पर डाली, फिर होंठ भींचते हुए अपने गुस्से को काबू किया। आप ही करेंगे नाश्ता, गुस्से से कहता हुआ वो अपना कोट मुट्ठी में दबोचता हुआ जल्दी से लाउंज से बाहर निकल गया। और मिसेस मारिया उसके कल रात के इस रवैये की वजह से हरगिज़ नहीं समझ पा रही थी। न जाने इसे क्या हो गया था। मीरा अपने चेहरा उठाए एक चोर नज़र लाउंज के दरवाजे पर डाली, जहाँ से वो बाहर निकल गया था, मगर बाहर निकलने से पहले वो अपने वजूद पर मीरब की नज़र महसूस कर गया था।
सर झटकते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी को ऑफिस की जानब मोड़ लिया। अब ये लड़की मेरा ज़ब्त आजमा रही है। ये जानती नहीं है मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर ग्रिप सख्त किए, गाड़ी की स्पीड भी तेज कर दी। गुस्सा था कि इसकी रगों से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। वो जानती भी थी उसका गुस्सा कैसा है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। अरसल अब इस लड़की को सबक सिखाने का इरादा रखता था, इसलिए बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता हुआ इस ऑफिस में दाखिल हुआ। फरहान मामूल की तरह उसके आने से पहले ऑफिस में मौजूद था और अपने डेस्क पर बैठा अपने काम में मशगूल था। एक बार के लिए तो अरसल को फरहान पर भी गुस्सा आया। फरहान को पहले मारिया बेगम से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे मारिया बेगम से पहले एक बार अरसल से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हो सकता था अरसल इस बात का कोई पुख्ता हल निकाल लेता और पहले वो उस शख्स का सर फाड़ता जिसकी आजकल नीयत मीरा पर खराब हुई थी। मगर वो भी फरहान था। वो जानता था अरसल का गुस्सा किस कदर खतरनाक है, इसलिए उसने अरसल के गुस्से के पेश नज़र इस मामले को बहुत ही नज़ाकत और समझदारी से सुलझाया था। मगर कौन जानता था कि मामला मज़ीद उलझ गया है। पहले उसका दिल चाहा कि फरहान को अच्छी खासी सुनाए, लेकिन फिर जब्त करता हुआ जाकर अपनी कैबिन में दाखिल हुआ। सारा दिन ऑफिस में ही गुजर गया। असर के बाद फरहान उसके कैबिन में दाखिल हुआ। किसी डॉक्यूमेंट पर अरसल के साइन चाहिए थे। वह साइन कर रहा था और एक नज़र उसने फरहान को देखा। तुम कल मॉम से मिलने गए थे? बिलाखिर उसने बात का आगाज़ कर ही लिया। फरहान चौंका, फिर असबात ने सर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है मीरा वहाँ पर महफूज है। वैसे तो मैं पहले ही तुम लोगों के एहसानों तले बहुत ज़्यादा दबा हुआ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो मेरी बहन है। उसकी हिफाजत के लिए मुझे अगर भीख नहीं मांगनी पड़े तो मैं मांग लेता। तुम जानते तो हो मेरे कज़न कैसे हैं। बस आजकल मैं मीरब के हवाले से बहुत परेशान रहने लगा हूँ। फरहान ने दोस्ताना लहजे में सारी बात बताई। अरसल के अंदर गुस्से का उबाल मज़ीद तेज़ हुआ था। तुम्हें मॉम से बात करने से पहले एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। क्या पता मैं इस मसले का बेहतरीन हल निकालता। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे गैर समझ लिया। अरसल के लहजे में ना चाहते हुए भी नाराज़गी और गुस्सा था। फरहान के चेहरे पर आसोदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या हो गया, तुम्हारी मम्मा से बात कर ली? तुमसे बात कर ली, एक ही बात हुई। वैसे भी वो वहाँ पर महफूज है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरहान मीरब के हवाले से मुकम्मल तौर पर अब पुरसुकून हो गया था। अरसल के अंदर तक जैसे किसी ने गुस्सा भड़का दिया हो। वो महफूज है तुम्हें लगता है? वो महफूज है? मम्मा ने इसे वहाँ नौकरानी बना दिया है। कम से कम मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। तो क्या हो गया है? आंटी ने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। फरहान पुरसुकून था, मगर अरसल को अब गुस्सा आने लगा था। तुम्हें क्या हो गया है फरहान? वो तुम्हारी बहन है। एक वक्त में वो एक महल की शहजादी हुआ करती थी, और अब तुम कह रहे हो कि अगर वो नौकरानी बनकर मेरे घर में रहेगी तो कोई कबाहत नहीं है। तुम कैसे भाई हो? वो दांत पीस कर गुर्राया था। इस बार फरहान ने इसके लहजे में नागवारी और गुस्सा महसूस किया, तो फरहान समझ न सका आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। क्या हो गया अरसल? वो मेरी बहन है। तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरहान ने इस बार संजीदा मगर सख्त लहजे में कहा था। अरसल उसकी वार्निंग बहुत अच्छे से समझ गया था। वो कुछ कहना चाहता था, बहुत सारे बुरे लफ्ज़ ज़बान पर आए थे, मगर वो फरहान के दोस्त होने का लिहाज रखते हुए खामोश हो गया। वो फिलहाल फरहान से लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वैसे भी गुस्सा इसे खुद पर था। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे मीरा का इस तरह अपने घर में एक मुलाजमन की हैसियत से रहना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसे इतना तैश क्यों आ रहा था, वो समझने से कासर था, मगर दिलो दिमाग की सारी दुनिया हिल गई थी। वो रात 11 बजे के बाद वापस आया। जैसे ही लाउंज में कदम रखा, उसे किचन की लाइट जलती हुई नजर आई। कुछ सोचते हुए वो किचन में दाखिल हुआ तो वो शेल्फ के सामने खड़ी बर्तन सेट कर रही थी। एक बार फिर अरसल के जिस्म में खून का उबाल तेज हुआ। कदमों की आहट महसूस करते हुए पलटी थी और अरसल को अपने सामने देखते एक पल के लिए वो घबराई। फिर जल्दी से किचन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह दरमियान में ही किसी दीवार की तरह हायल था। मीरा उसे इग्नोर किए किचन से बाहर निकलने के दर पे थी। जब उसने आधे रास्ते में हायल होते मीरा का बाजू दबोचा था। उसने कुछ परेशानी और रुंझन से उसे देखा। तुम्हें प्यार से मना किया था ना कि आइंदा मुझे तो काम करती दिखाई ना दो। वो बोला तो लहजों में चट्टानों जैसी सख्ती थी। मीरा खामोशी से चेहरा झुका गई। वो इस शख्स के साथ किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी।
वैसे भी उस शख्स के साथ बहस करना अपने सर पर पत्थर मारने के मुतरादिफ था। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं मीरब, वो चिल्लाया था। उसकी दाढ़ खाली लाउंज में दूर दूर तक सुनाई दी। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। ऐसा लगता था जैसे वो मुंह में दही जमा कर बैठी हो। उसकी ये दीदा दलेरी और हाथ तरमी तो अरसल सिकंदर के सर पर लगी तलवों पर बिछी। और तुम जानती नहीं हो मेरा अभी गुस्सा कैसा है। लगता है तुम्हें एक बार फिर ड्रामा दिखाना ही पड़ेगा। शायद तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उछालता हुआ मीरब को एक ही फिक्र में मादी की दर्दनाक यादों में धकेल गया। मीरब की आंखों के सामने एक अंधेरी और भयानक रात के साए लहराए थे। आंखों के सामने बरसती बारिश, कानों में बारिश के साथ बिजली की गूंज। अगले ही पल वो खौफजदा होती, जल्दी से खुद को इससे छुड़वाती कमरे में भाग गई। उसके जाने के बाद अरसल ने पूरी कुव्वत से अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार में दे मारा और अंदर वो कमरे में दरवाजे के साथ खड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी। आंखों के सामने एक पल के लिए वो खौफनाक रात नुमाया हुई। प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, कुछ तो शर्म करें। मीरब को कहीं दूर से अपनी सिसकियां सुनाई दी। वो सारी एक पल के लिए सर से लेकर पैर तक काम गई थी। वो क्यों भूल गई कि अरसल सिकंदर की जिद, गुस्सा, नफरत और हठधर्मी कैसी है। वो एक पल के लिए सारी सर से लेकर पैर तक काम गई थी। इस रात के बाद उसने खुद को अरसल सिकंदर की नज़रों से गायब कर लिया। वो जब भी घर आता वो कमरे में जाकर छुप जाती थी। वो इसके सामने कोई भी काम नहीं करती थी, क्योंकि वो जान गई थी अरसल जो कहता है वो कार गुजरता है। और अरसल की जिंद की भयानक यादें तो आज भी उसे अपने जहन के दरीचों में बसती हुई महसूस हुई थी। 2 हफ्ते मजीद गुजरे थे। इन 2 हफ्तों में अरसल ने एक बार भी इसे दोबारा नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे वो इससे छुप जाना चाहती हो। अरसल जानता था वह इससे छुपने के बहाने तलाश कर रही है, मगर कम से कम अब उसे काम करता नहीं देखता था, तो फिर पहले की तरह गुस्सा नहीं आता था। आज इतवार का दिन था। वो ऑफिस नहीं गया था। देर से सोच कर उठा था। 11 बजे वो ट्राउजर शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखरे, रात से हुलिया में नीचे आया तो आज तवक्के के बरखिलाफ उसने फरहान को सिकंदर हाउस में पाया। वो लाउंज में बैठा था। उसके सामने ही मारिया बेगम बैठी थी और एक साइड पर मीरम भी खामोशी से बैठी थी। वो मारिया बेगम से कोई ज़रूरी बात कर रहा था। अरसल कुछ हैरान हुआ था, मगर फिर जाकर उनके पास बैठ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मारिया बेगम की मुस्कुराती और खुशी से सरशार आवाज़ जैसे ही अरसल के कानों में पड़ी वो कुछ हैरान हुआ था। आखिर उसकी माँ इतनी खुश किस बात पर हो रही थी। जी आंटी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मीरब को अब मज़ीद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस मैं तो सोच रहा हूँ बस सादगी से निकाह कर दिया जाए। और लफ्ज़ निकाह पर अरसल को अपने दिमाग में धमाके होते महसूस होने लगे। कितने ही पल वो पटी पटी निगाहों से मीरब को देखता रहा, जो चेहरा झुकाए खामोशी से बैठी थी, जैसे इनकी बातों का हिस्सा ही ना हो। बिलाखिर अरसल ने हिम्मत जमा करते फरहान की बातों को प्रोसेस किया। फिर बहुत मुश्किल के बाद उसके लाभ हिले थे। ये किसके निकाह की बात हो रही है? वो बोला तो ऐसा लगा जैसे गले में गीली गेंद अटकी हो। फरहान ने मुस्कुराकर इसे देखा था। यार बस ये समझो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। मैं जो मीरब की हिफाजत के लिए परेशान हो रहा था, अब मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और तुम जानते तो हो वो रज़ा खानज़ादा है ना, खानज़ादा इंडस्ट्रीज़ का मालिक। वो हमारी मीरब से निकाह करना चाहता है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो अरसल को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। उसकी नज़र एक बार फिर मीरब पर गई। वह हनौस चेहरा झुकाए बैठी थी। क्या? कैसे? ये कब हुआ? और शौक के मारे चिल्ला उठा। फरहान इसको एक्साइटेड देखते हुए हंस पड़ा, मगर वो कहाँ जानता था कि अरसल के अंदर क्या चल रहा है। अरे यार, कुछ माह पहले उसने मुझे और मीरब को एक साथ देख लिया था। बस 4 दिन पहले ही वो मुझसे मिला और इसका कहना है कि वो मीरब से निकाह करना चाहता है। उसे मीरा पसंद आ गई है और मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं मीरब का सादगी से निकाह करूंगा। बस मैं आंटी को यही बताने के लिए आया था कि अगले ही हफ्ते में इन दोनों का निकाह करवा रहा हूँ। वैसे मैंने सारी बात रज़ा को बता दी है और ये भी बता दिया है कि किस तरह मेरे ताया का बेटा मीरा को परेशान करता है। उसने कह दिया है कि वो अब इस मसले को खुद ही देख लेगा। मुझे किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि आज संडे है, मैं अभी फ्री हूँ तो क्यों ना मीरा को साथ ले जाऊँ। कुछ शॉपिंग कर लेगी और इसे कुछ निकाह के जोड़े भी दिलवा दूंगा। आखिर मेरी बहन है, खाली हाथ तो रुखसत नहीं करूंगा। तो बस आंटी से वही मशवरा कर रहा था।
فرحان نے مسکراتے ساری بات کی وضاحت کی اور ارسل کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ میرب نے ساری بات میں ایک بار بھی چہرہ اٹھائے ارسل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل کے اندر بڑکتے ہوئے شعلے تھے، وہ کسی بھی وقت پھٹنے کے در پہ تھا۔ چلو اٹھو میرب، دوپہر ہو چکی ہے، چلتے ہیں، پھر تمہیں کچھ شاپنگ کروا دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد فرحان کی مسکراتی آواز آئی۔ میرب اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ ارسل تو ابھی تک ویسے ہی حیران اور چل بیٹھا تھا۔ وہ بنا ارسل کی طرف دیکھے لاؤنج سے باہر نکلنے لگے۔ کتنے ہی پلوں بعد ارسل ہوش میں آیا جب ماریہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہو گیا، کہاں کھو گئے ہو؟ چلو تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں، بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ ماریہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تھا، مگر ارسل کے اندر گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ لوگ کس مال میں گئے ہیں؟ ماں کو دیکھتے پوچھا۔ ماریہ بیگم چونکی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے سوالیہ آئے بروچ چکائی۔ بس ایسے ہی، مجھے فرحان سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی حالت سنبھال گیا تھا۔ ماریہ بیگم نے اسے مال کا نام بتایا، جلدی سے اپنے کمرے سے بھاگا تھا۔ اگلے 10 منٹ بعد اپنا حلیہ ٹھیک کرتا وہ جلدی سے پارکنگ تک آیا، گاڑی سکندر ہاؤس سے باہر نکالی اور 10 منٹ میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ شاپنگ مال میں پہنچ گیا۔ ساری شاپنگ مال میں فرحان اور میرب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ اسے دوسرے فلور پر نظر آئے، فرحان سے نکاح کے لیے کوئی جوڑا دکھا رہا تھا، اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا۔ میرب اب اس نکاح کے جوڑے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے شاید ریسٹورینٹ میں چینج کرنے کی نیت سے جا رہی تھی۔ ارسل کے وجود میں جیسے کسی نے شرارے پھوڑ دیے۔ لگتا ہے اس لڑکی کو پیار کی زبان راست نہیں آتی۔ وہ آج میرب کا دماغ مکمل طور پر ٹھکانے لگانے کے لیے تیار تھا۔ جا تم یہ ٹرائی کر کے آؤ، دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے ایک سفید اور گولڈن کلر کی امتزاج کی فراک میرب کے حوالے کی۔ میرب نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسٹورینٹ کی جانب چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ چینجنگ روم میں داخل ہوتی اسے عجیب احساس ہوا، جیسے کوئی اسے بہت غصے سے گھور رہا ہو۔ پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے چینجنگ روم میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیے پلٹی، اس سے پہلے وہ چیخ مارتی اگلے ہی پل مقابل کا ہاتھ اس کے نازک لبوں پر آ چکا تھا۔ وہ چینجنگ روم میں اسے دروازے سے پن کیے اس کے اتنی قریب کھڑا تھا کہ میرب کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ یہاں ہوگا۔ ارسل سکندر اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا اور میرب کو اس کی آنکھوں سے اتنا خوف آیا کہ اس کے سارے جسم میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ارسل کا ہاتھ دور کرنے کی کوشش کی، مگر ارسل کا ہاتھ اس کے لبوں پر بہت مضبوطی سے تھا۔ یہ کیا بکواس چل رہی ہے؟ تو تم نکاح کر رہی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں گھرایا تھا۔ وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کروانے لگی۔ ارسل کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ وہ اس کی کمر کو بہت سختی اور مضبوطی سے دبوچے ہوئے کھڑا تھا کہ میرب کو اپنے وجود میں تکلیف ہونے لگی۔ خود ہی فرحان کو اس نکاح کے لیے منع کر دو، ورنہ تم جانتی نہیں ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میرب کے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر ڈالا تھا۔ اگلے ہی پل میرب کے لب آزاد کیے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پھر ایک تکلیف زدہ نظر اٹھا کر اس نے ارسل کو دیکھا۔ اور میں کیوں منع کروں گی، آپ لگتے ہی کیا ہے میرے، جو میں آپ کی کوئی بات مانوں؟ وہ زخمی نگاہوں سے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوئی تھی۔ ارسل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا، جیسے اسے میرب کے اس سوال نے مزہ دیا ہو۔ وہ میرب کے مزید قریب جھکا تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے گرایا تھا کہ ایک بار پھر میرب کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک رات اور اس کا منظر نمایاں ہونے لگا۔ چلو پھر فرحان کو بتاتے ہیں کہ تم میری کیا لگتی ہو اور میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اس سے پہلے چینجنگ روم سے باہر نکلتا۔ میرب کے سارے وجود میں خوف نے سرایت کی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی وہیں دیوار سے لگ گئی۔ نہیں نہیں، خدا کے واسطے نہیں۔ وہ اندر تک گھبرا گئی تھی، اس کے چہرے پر ڈر دیکھتے جیسے ارسل کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا، ڈر کیوں گئی؟ اپنے ہی بھائی کو سچائی بتانے سے کیسی شرم۔ ایک بار پھر ارسل نے اس کے قریب ہوتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اتنا قریب کیا کہ وہ ارسل کے جوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ اس کے لمس سے میرب کے سارے وجود میں کرنٹ جیسے سرایت کر گیا تھا۔ اس نے ارسل کے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہوئی۔ شاید تم بول رہی ہو کہ تم صرف اور صرف ارسل سکندر کی ہو۔ مجھے خود کے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، ورنہ تم جانتی نہیں ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اس بار اس کے کان میں جھکتا ہوا اتنی شدت گریا سے بولا تھا کہ وہ ڈرتی ہی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اگلے ہی پل اسے اپنے کان پر دانتوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ ایک سسکی تھی جو میرب کے لبوں سے نکلی
अभी तुम जाओगी और इसी वक्त शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर फरहान को इस निकाह के लिए मना करोगी, क्योंकि तुम ये निकाह नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुमने नहीं बताया, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और सारी सच्चाई फरहान को बताऊंगा। फिर तुम अपने भाई को वजाहत देती रहना। वो इसकी शहारत पर उंगली फेरते हुए उसके कान में सख्ती से हदायत कर रहा था कि मीरा खौफ से नफी में सर हिलाती रह गई। नहीं, खुदा के वास्ते नहीं, वह डर गई थी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अरसद ने जब देखा कि मीरा किसी भी सूरत फरहान को सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है, तो वह गुस्से से इसका हाथ पकड़े चेंजिंग रूम से बाहर निकला। वो इसके हाथों से अपना हाथ आज़ाद करवाने के चक्रों में थी। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। वो तड़पती हुई खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले, फरहान कहीं भी नजर न आया। खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, वो तड़प गई थी। कुछ फासले पर ही फरहान किसी से बात कर रहा था। जैसे ही इन दोनों की नज़र फरहान के साथ खड़े शख्स पर गई, अरसल के वजूद में शरारे फूट पड़े। वह रजा खानजादा था। ये यहाँ भी पहुंच गया। अरसल बस वर बढ़ा कर रह गया। चलो उसके सामने ज़रा सारी बात क्लियर हो जाए। वो मीरब का हाथ मजीद मजबूती से पकड़े इन दोनों की तरफ बढ़ने लगा और मीरब नफी में सर हिलाती है अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने भाई का सर शर्म से झुकाना नहीं चाहती थी। प्लीज़ खुदा के वास्ते रुक जाएं। वो तड़कती बिलकती हुई अपना हाथ अरसल के हाथों से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरसल को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह इन दोनों के सामने जाकर खड़े हो गए। वो दोनों जो कोई बात कर रहे थे, दोनों की नज़र एक साथ अरसल और मीरा की जानिब उठी। फरहान की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। उसने कोन अखियों से मीरब का हाथ अरसल के हाथ में देखा और सवालिया निगाहों से इन दोनों को देखा। अरे अरसल, तुम कब आए? लेकिन जल्द ही फरहान अपने लहजे पर काबू पा गया था। इससे पहले रजा कुछ कहने के लिए लब खोलता, अरसल की आवाज़ ने इन तीनों के लब सी दिए थे। मीरब का निकाह नहीं हो रहा और तुम आज के बाद कभी भी मीरब को किसी के सामने शोपीस की तरह पेश नहीं करोगे। पहली बात फरहान को देखते हुए सख्त लहजे में कही, और तुम? अब इसका इशारा रजा की जानिब था। दूसरी बात उसने रजा को देखते हुए कही थी, आज के बाद अगर तुमने मीरब की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्ती से घुराते हुए वो मीरब को एक बार फिर बाजू से दबोचते शॉपिंग मॉल से बाहर निकलता चला गया। फरहान जहाँ था वहीं का वहीं साकत रह गया। रजा ने बेयकीनी से फरहान को देखा। ये क्या बदतमीजी करके गया है? आखिर तुम मीरब के भाई हो या फिर वो है? रजा के अंदर जैसे खून का उबाल तेज हुआ था। वो भी वहां से निकलता चला गया। फरहान को अरसल की हरकत ने बहुत तैश दिलाया था। वो भी इन दोनों के पीछे ही शॉपिंग मॉल से बाहर निकला। वो पार्किंग में खड़े थे। अरसल ने बिना रुके, बिना इसे सोचे समझने का मौका दिए मीरब का बाजू पकड़े इसे गाड़ी में बिठाया। फिर अगले ही पल वो ड्राइविंग सीट की जाने पहुंचा और गाड़ी शॉपिंग मॉल की पार्क से निकलती चली गई। फरहान जब तक पार्किंग में पहुंचा तब तक वो अरसल के साथ जा चुकी थी। फरहान के वजूद में जैसे गुस्से का उबाल तेज हुआ था। उसे अरसल की हरकत ने इतना गुस्सा दिलाया कि कोई हद नहीं। वो उन दोनों के पीछे ही अपनी बाइक पर बैठता सिकंदर हाउस की जानब बाइक पहुंच चुका था। वो सारे आगे पीछे सिकंदर हाउस में दाखिल हुए। पहले अरसल और मीरा थे। अरसल ने अब तक उसका हाथ पकड़ रखा था। मारिया बेगम जो लाउंज में बैठी हुई थी, उन्होंने हैरानगी से अरसल के हाथों में मीरब का हाथ देखा। वो साफ देख सकती थी कि अरसल इसे ज़बरदस्ती अपने साथ अंदर ला चुका है। ये क्या हो रहा है अरसल? उन्होंने कुछ गुस्से से पूछा था। अरसल ने मीरब को धक्का देने के अंदाज से सोफे की जानिब उछाला। वो सीधी सोफे पर जा गिरी। अरसल के चेहरे पर गुस्सा था। इस बार मिसेस मारिया भी कुछ हैरान हुई। ये क्या बदतमीजी है अरसल, कुछ शर्म करो। और जल्दी से मीरब की जानिब बढ़ी थी। उसे सोफे से उठाया और सीधा किए खड़ा किया। मीरब की आंखों से आंसू बस बहते जा रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अरसल, और फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बार फिर मारिया बेगम ने अपना सवाल दोहराया, मगर अरसल तो मीरब को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मॉम, मैंने आपको आज तक एक सच्चाई नहीं बताई। वो संजीदगी से बोला था और मीरब का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। मारिया बेगम हैरान हुई। कैसी सच्चाई? उन्होंने धड़कते दिल के साथ पूछा। मीरब मेरी बीवी है। पिछले 2 साल से मेरे निकाह में है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो मारिया बेगम को अपने वजूद में उतरता महसूस हुआ। इससे ज्यादा हैरान तो दरवाजे में खड़ा फरहान था, वो जो लाउंज से अंदर दाखिल होने वाला था। अरसल के अल्फाज ने उसे साकत कर दिया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को गिरने से बचाने के लिए वहीं दीवार का सहारा लिया था। मिसेस मारिया के सर पर धड़ाधड़ आसमान फट गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास कर रहे हो?
मिसेस मारिया दरिश्ती से चिल्लाई थी। उन्हें अरसल की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। यही सच है, मैंने 2 साल पहले मीरब से निकाह कर लिया था। अगर आप लोगों में से किसी को यकीन नहीं आता तो मैं आपको निकाह नामा लाकर सबूत दिखा सकता हूँ। वो सख्ती से बोला था और अगले ही पल वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मिसेस मारिया का हाथ उठा था और अरसन के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। मीरब भी एक साइड सर झुकाए खड़ी थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। तुम्हारे लिए निकाह क्या कोई मजाक है? तुमने क्या किसी लड़की की इज्जत को बस मजाक समझ रखा है? उन्हें आज जिंदगी में पहली बार अपने बेटे की हरकत ने तहश दिलाया था। फरहान भी उन तक पहुंचा। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरब के किरदार पर इस किस्म की घटिया बकवास करने की? उन्हें भी अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा मॉम, ये मेरी बीवी है, यही सच है। वो इस बार पूरी कुव्वत से चिल्लाया था और फिर अगले ही पल फरहान ने आगे बढ़ते एक मुक्का अरसल के मुंह पर दे मारा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी बकवास को। एक तो पहले तुम मेरी बहन का हाथ बड़े मजमे में पकड़े यहाँ तक ले आए और अब ये बकवास कर रहे हो। फरहान का गुस्सा था जो आज जब्त होने का नाम नहीं ले रहा था। यही सच है, ये अब सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं मेरी बीवी भी है। और मैं कैसे बर्दाश्त करता तुम मेरी बीवी का निकाह किसी और मर्द से करवा रहे हो जबकि वो पहले से मेरे निकाह में है। अरसल ने आगे बढ़ते मीरब का हाथ पकड़ लिया, मगर इन दोनों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। फरहान उसे छोड़े मीरब की जानिब मुतवज्जा हुआ। मीरब ये क्या कह रहा है? फरहान ने जब्त करते मीरब से पूछा। वो चेहरा झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी और नफ़ी में सर हिलाती जा रही थी। मीरब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जब कुछ पलों के लिए वो कुछ भी नहीं बोली तो फरहान दौड़ा था। मीरब के वजूद में खौफ सरायत कर गया। क्या वाकई तुम इसके निकाह में हो? फरहान ने एक बार फिर जब्त करते पूछा था। मीरब ने बहुत मुश्किल से चेहरा उठाए फरहान को देखा, जिसकी आंखों में टूटे हुए मान की किरचियां सी थी। क्या ये सच है? एक बार फिर फरहान ने अल्फाज पर जोर दिया। मीरब ने तकलीफ ज़दा निगाहों के साथ असबात में सर हिलाया और अगले ही पल फरहान का सारा वजूद पाश पाश हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी अपनी बहन ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा धोखा दिया। बहनें तो भाइयों का मान होती हैं और तुमने मेरा मान तोड़ दिया। वो बोला तो लहजा बहुत टूटा बिखरा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार मुझे वजाहत का मौका तो दें। वो आगे बढ़ी थी, फरहान के करीब होने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही फरहान 4 कदम पीछे हो गया। बस आज के बाद मेरे करीब होने की कोशिश मत करना, मर गई तो मेरे लिए। मैं आज और अभी तुमसे हर किस्म का रिश्ता ख़त्म करता हूँ। निकाह कर चुकी हो ना तुम उससे, तो अब उसी के साथ रहो। फरहान दाड़ा था और फिर बिना रुके वो लाउंज से बाहर निकलता चला गया। मीरब को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। भाई प्लीज़ मेरी बात सुने। इससे पहले वो फरहान के पीछे भागती, अगले ही पल उसका हाथ जो अरसल के हाथ में था, इस पर अरसल की गिरफ्त सख्त हुई। उसने अपनी कलाई अरसल के हाथों से आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर अरसल की गिरफ्त इसके बाजू पर सख्त थी। तुम कहीं नहीं जा रही। वो दाड़ा था और मारिया बेगम वहीं सोफे पर अपना सर पकड़े बैठ गई। उन्हें अरसल की हरकत ने सुन कर दिया था। कितनी ही देर वो कुछ नहीं बोल सकी और मीरब उसे अपना बाजू आज़ाद करवाने की कोशिश करती हलकान हुई। वहीं सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगी, इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से। वो हुक्म सुनाता उसका बाजू छोड़े कमरे की जानिब चल पड़ा। अब मीरब उसकी आंखों के सामने थी, उसे सुकून मिल रहा था और मीरब वहीं दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोने की आवाज़ मारिया बेगम के कानों में जा रही थी। इतनी ही देर बाद वो उठी और मीरब के पास आकर बैठी। कैसे हुआ था ये सब? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। उन्हें मीरब शुरू से ही अपनी बेटियों की तरह बहुत अजीज थी। मीरब ने रोते हुए उनकी आंखों में झांका, फिर उन्हें 2 साल पहले की वो सारी बात बताने लगी। ये 2 साल पहले का कोई दिन था। इस दिन फरहान को एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, मगर जाने से पहले वो अरसल को बता कर गया था। मगरिब के वक्त जाकर फरहान का अरसल को फ़ोन आया। यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। फरहान की परेशान सी आवाज़ अरसल के कानों में गूंजी। वो जो ऑफिस से निकल रहा था कुछ हैरान हुआ। क्या हुआ, सब खैरियत? अरसल ने अचंभे से पूछा। वो आज मेरी मीरब की यूनिवर्सिटी में कोई लेट नाइट फंक्शन था। वो मुझे याद भूल गया कि मुझे आज उसे यूनिवर्सिटी से रात को पिक करना था, लेकिन मीटिंग अटेंड करते हुए बहुत देर हो जाएगी। तुम एक काम करना, आज तुम इसे यूनिवर्सिटी से पिक कर लेना और हो सके तो अपने साथ सिकंदर हाउस ले जाना।
मैं सुबह आकर इसे ले जाऊंगा। प्लीज यार, मैं तुम्हारे अलावा इसके मामले में किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। फरहान का लहजा इल्तिजाया था। अरसद के चेहरे पर एक आसोदा सी मुस्कुराहट नमदार हुई। फिक्र मत करो, वो तुम्हारी इज्जत है तो मतलब मेरी भी इज्जत है। मैं इसे बाहिफाजत ले जाऊंगा। फरहान को तसल्ली देते हुए अरसल ने मोबाइल फ़ोन रख दिया और इसका रुख अब मीरब की यूनिवर्सिटी की जानिब था। वो जब तक यूनिवर्सिटी पहुंचा तो इशा का वक्त हो गया था। वो गाड़ी वहीं पार्किंग में पार्क करता हुआ कदम कदम चलता ग्राउंड की तरफ आ गया। शायद यहाँ कोई कवाली नाइट चल रही थी। वो हर तरफ मीरब को ढूंढने लगा। फिर उसे मीरब नजर आई, सामने ही ब्लैक फ्रॉक पहने, साये बाल खुले छोड़े, ब्लैक दुपट्टा गले में डाल, सिंपल सा मेकअप किया। वो किसी लड़के के साथ मुस्कुरा कर कोई बात कर रही थी। शायद वो लड़का इसका कोई क्लास फेलो था। उसे देखते ही अरसन के चेहरे पर न जाते हुए भी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराता उसकी जानिब बढ़ा। अभी उसने 2 कदम ही लिए थे जब उसने देखा कि वो लड़का मीरब का हाथ पकड़े इसके बालों में कोई क्लिप लगा रहा था। ये सीन देखते हुए अरसल की मुस्कुराहट गायब हुई। मीरब इस लड़की के साथ अब मुस्कुराकर कोई बात कर रही थी। मगर जिस चीज ने अरसल को गुस्सा दिलाया वो मीरब का हाथ किसी मर्द के हाथ में होना था। कैसे किसी ने मीरब का हाथ पकड़ लिया? ये चीज ही अरसल के गुस्से को हवा दे गई। वो तन फन करता इन दोनों के सर पर पहुंचा। मीरब। उसकी सख्त आवाज जैसे ही मीरब के कानों में पड़ी, मीरब पलटी थी। उस लड़के ने अभी तक मीरब का हाथ पकड़ रखा था और अरसल ने इस लड़के को भस्म कर देने वाली निगाहों से घूरा। अगले ही पल मीरब का हाथ पूरे इस्तेहसाह के साथ पकड़े वो इस लड़के के हाथों से आज़ाद करवा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया था कि आसपास कुछ स्टूडेंट्स उनकी जाने मुतवज्जा हो गए। मीरा परेशान हो गई थी। क्या हो गया है? हम सिर्फ दोस्त हैं। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला था। दोस्त हो तो क्या कुछ भी करोगे? अगले ही पल अरसल ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। मीरब का हाथ फौरन लबों तक गया था। क्या कर रहे हैं? प्लीज इस तरह तमाशा मत करें। वो जल्दी से अरसल के करीब होती उसे उस तमाशे से रोकने लगी। मैं तमाशा न करूं? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? ये लगता ही क्या है तुम्हारा? अरसल के वजूद में जैसे शरारे फूट पड़े थे। वो सालों से जब उसने पहली बार ही मीरब को देखा था तब से ही मीरब को पसंद करता था, मगर इस बात को एक्सेप्ट करने से वो डरता था। और आज उस तरह पब्लिकली किसी दूसरे शख्स ने जिस तरह मीरब का हाथ पूरे हक से पकड़ा था, ये चीज़ उसे अंदर तक जला रही थी। तुम चलो मेरे साथ। उससे पहले वो लड़का कुछ कहता, वो मीरब का बाजू दबोचे हुए पार्किंग की जाने बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी, आपको शर्म नहीं आती? मेरे दोस्तों में मेरा मजाक उड़ाते हुए। मीरब को भी गुस्सा आया था। वो दोनों गाड़ी तक पहुंचे थे जब एक ही झटके से उसने मीरब को गाड़ी के साथ पिन किया। दोस्त, तो तुम्हें अब अपने दोस्तों की फिक्र पड़ी है? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? वो एक बार फिर दारा था। मीरम ने गुस्से से अपना हाथ उसके हाथों में देखा। अगर कोई दूसरा मर्द मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं कर सकता तो फिर आपने क्यों की? आप भी मुझ पर कोई हक नहीं रखते। किस हैसियत से मेरा हाथ पकड़ा है? वो भी गुस्से से बोली थी। और इसकी ये बात अरसल का दिमाग घुमा गई। तो तुम्हें ये जानना है कि मैं तुम पर क्या हक रखता हूँ? अभी तुम्हें बताता हूँ। सख्ती से कहते हैं उसने मीरब को गाड़ी में धक्का देने के अंदाज से बिठाया, खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी यूनिवर्सिटी की हदूद से निकलती चली गई। मीरब को समझ नहीं आ रही थी आखिर अरसल इस पर किस हैसियत से अपनी मलकियत जता रहा है। आधे घंटे बाद ही गाड़ी फार्म हाउस में रुकी। वो इसे फार्म हाउस क्यों लाया था, ये सोचते ही मीरब काम गई। उतरो, उसने सख्ती से हुक्म दिया था। मीरब की नज़र जैसे ही फार्म हाउस की इमारत पर गई वो परेशान हुई। मैं नहीं उतरूंगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो घबराती सी बोली थी। तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं आज के बाद तुम पर क्या हक रखने वाला हूँ। जब वो नहीं उतरी तो सख्ती से घुराते हुए अरसल गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी साइड घूम कर आकर मीरब का बाजू दबोचा और मीरब के वजूद में खौफ सरायत करने के साथ दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल पनपने लगे। कुछ शर्म करें, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ। खुदा के वास्ते छोड़े मुझे। वो तड़पती उसे अपना बाजू चढ़वाने की कोशिश करने लगी। मौसम काफी खराब था। आसमान पर अचानक ही बारिश तड़ातड़ बरसने लगी। आज तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद अगर तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने हाथ भी लगाया तो मैं इसके हाथ काट दूंगा। वो अभी भी गुस्से से बोलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। वो मुसलसल अपना हाथ उसके हाथों से आज़ाद करवा रही थी। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी दोस्त की बहन हूँ, तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। वो एक बार फिर गुस्से से बोली थी कि अरसल को इसकी ये बात नागवार गुजरी। इसे सोफे पर बिठाते हुए वो इसके सामने ही बैठा। दोस्त की बहन हो इसलिए तुमसे इतने सुकून से बात कर रहा हूँ।
ورنہ तुम जानती नहीं हो अरसल सिकंदर का गुस्सा कैसा है। वो सख्ती से घुराया था। खबरदार अगर यहाँ से हिली तो। इतना कहते ही वो बाहर निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज होने लगी। कानों में अब बिजली गरजने के साथ तूफानी बारिश की आवाज़ पड़ रही थी। वो सुकड़ी सिमटी वहीं बैठी हुई थी। वो नहीं जानती थी इसे यहाँ क्यों लाया है, लेकिन उसे डर लगने लगा था। इतना तो वो जानती थी कि फरहान भाई के इस दोस्त का दिमाग मुकम्मल तौर पर खिसका हुआ है। 10 से 15 मिनट गुजरे थे जब उसके साथ 3-4 लोग दाखिल हुए। वो हैरान हुई थी। वो लोग कुछ पीछे ही रुक गए। वो इसके पास आया, उसके सामने आकर बैठा। चलो उठो, अभी हमारा निकाह होगा। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो मीरब को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं कभी भी आपसे निकाह नहीं करूंगी, वो भी अपने भाई की गैर मौजूदगी में। तो हरगिज नहीं। मैं अपने भाई को कोई धोखा नहीं दूंगी। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करती चलाई थी। ठीक है, अगर तुम्हें निकाह नहीं करना तो मैं बिना निकाह के ही तुम्हारे साथ आज रात फार्म हाउस में गुजारूंगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो पुरसकून होता वहीं टेक लगाए बैठ गया और मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? उसने बेयकीनी और सदमे से पूछा। बिल्कुल, तुमने ही कहा था मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता। तो अब तुम्हारे सारे हकूक अपने नाम मुझे अभी इसी वक्त महफूज करवाने हैं और निकाह करो, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या कर गुजरूं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। वो इसे ज़ोर-मईनी लहजे में धमकी से नवाज गया था। लेकिन मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगी। वो तड़पते हुए रोई थी। ठीक है, तो मैं फिर मौलवी साहब को वापस भेज देता हूँ। अगर निकाह नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके करीब होता अपनी सुर्ख होती आंखें उसकी आंखों में गाड़ गया और नीरव सारी सर से लेकर पैर तक काम गई। अंधेरी रात, खाली फार्म हाउस, सुनसान इलाका। वो दोनों अकेले, ऊपर से बारिश भी बहुत तेज बरस रही थी। वो कैसे किसी गैर मर्द के साथ महफूज रह सकती थी, वो भी तब जब वो खुद अपने मुंह से इसे डरा रहा था। सिर्फ 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, निकाह के लिए तैयार हो जाओ, वरना आज की रात तुम्हारी जिंदगी के सबसे भयानक रात बना दूंगा। वो सख्ती से घुराता हुआ उठ गया था और मीरा के पास सोचने समझने के लिए वक्त नहीं था। वो हार गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने निकाह के लिए हामी भर ली थी। मगर वो जानती थी जिस दिन फरहान को यह बात पता चली, फरहान उससे सख्त खफा होगा। वो अपने भाई का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर उस वक्त उसके पास और दूसरा चारा भी नहीं था। उसने कांपते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के बाद वो सब लोग जो गवाहों के तौर पर पता नहीं वो कब कैसे कहाँ से लेकर आया था, वो लोग सारे चले गए। इसके बाद उसके बिल्कुल पास बैठा था। आज के बाद तुम्हारे सारे हुकूक मेरे हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ मेरे अलावा तुम्हें कोई गैर मर्द कैसे हाथ लगाता है। चलो उठो। वो इसे बाजू से दबोचे सोफे से उठा चुका था। ये आपने अच्छा नहीं किया। अब फरहान भाई को आप ही वजाहत देंगे। वो भी गुस्से से बोली थी कि अरसल कहकहा लगा उठा। किस चीज़ की वजाहत? मैं तो कुछ नहीं जानता, मगर तुम ये साबित कैसे करोगी कि तुम मेरे निकाह में हो? उसकी यह बात मीरब के वजूद को गहरे पानियों में छोड़ गई। उसने बेयकीनी से पलटते अरसल को देखा। क्या मतलब आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप मुझसे निकाह कर चुके हैं? वो बेयकीनी की कैफियत में पूछ रही थी। हरगिज नहीं। अरसल सिकंदर को चैलेंज किया ना तुमने कि मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता, तो अब मैं तुम पर सारे हक रखता हूँ, मगर तुम चाहकर भी किसी को नहीं बता पाओगी। जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैं तुमसे निकाह कर चुका हूँ। चलो अब तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो इसके वजूद के पुरखचे लम्हों में उड़ाता हुआ उसका बाजू दबोचे चल पड़ा और मीरब को लगा किसी ने इसको ऊंचाई से ज़मीन की गहरी खाई में धक्का दे दिया है। पहले उसने ज़बरदस्ती निकाह किया और अब वो इस निकाह से भी मुकर गया था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने मीरब की सारी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा लिया। इसके बाद उसने अपने अंदर कभी भी फरहान को बताने की हिम्मत ना कर सकी कि अरसल ने क्या किया है। मगर अरसल, जिसने सिर्फ गुस्से और जिद में कहा था कि वो कभी भी किसी को नहीं बताएगा कि वो इसकी बीवी है, मगर अब उसे अपने ही घर में मुलाजमा की तरह काम करते देख उसे गुस्सा आया था। वो इस घर के इकलौते वारिस, इकलौते मालिक की बीवी थी, तो फिर इसे कैसे गुस्सा ना आता। वो मुलाजमा की तरह काम कर रही थी, जो कि अरसल की गैरत को गवारा नहीं था। वो जो भी थी, जैसे भी थी, उसकी बीवी थी। वो भी ऐसी बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था। मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून की कोई आखिरी हद तक पागल था, यह कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर था। वो बहते आंसुओं के दरमियान सारी बात मारिया बेगम को बताती गई। फिर उसने अपने आंसू साफ किए
मारिया बेगम ने तकलीफ से उसे देखा था। परेशान मत हो, फिक्र मत करो, मैं अरसल की अच्छे से क्लास लूंगी और फरहान को भी सारी हकीकत बता दूंगी। वो नाराजगी खत्म कर देगा। उन्होंने मीरब को समझाना चाहा, उसे तसल्ली देनी चाहिए, मगर मीरब की तसल्ली ना हो सकी। वो जानती थी उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है। उसकी खातिर वो दिन रात काम कर रहा था, लेकिन अरसल की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो अपने भाई का मान खो चुकी थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए उठी और पिछले 2 हफ्ते से वो जिस कमरे में रह रही थी उस कमरे में दाखिल हो गई। वो बेड पर बैठी थी और अब दोनों हाथ चेहरे पर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अरसल ने उसकी जिंदगी को अजीब दोराहे पर खड़ा कर दिया था। दोपहर से रात उतरी, रात 10 बजे के बाद का वक्त था जब वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। वह हनूज इसी पोजीशन में बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी छत को घूर रही थी। अरसल का गुस्सा अब काफी हद तक ठंडा हो गया था। उसने कुछ परेशानी से मीरब को देखा। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। अभी 2 घंटे पहले ही उसे मारिया बेगम ने अच्छी खासी जाड़ पिलाई थी। अगर तुम्हें वो पसंद थी, उससे निकाह करना ही चाहते थे, तो ढंग से करते, इंसानों की तरह करते। उसके कानों में मारिया बेगम की आवाज़ गूंजी। मैं क्या करता इस वक्त, मुझे गुस्सा ही इतना आया था। और हाँ, मैं करता हूँ उससे मोहब्बत। मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो मेरी नगों में खून की मान जोश मारती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने किसी गैर मर्द की हमायत की और फिर मुझे कह रही थी मैं इस पर कोई हक नहीं रखता। तो फिर उसे बताना ज़रूरी था ना कि मैं इस पर कितना हक रखता हूँ। वो जुनूनी लहजे में कहता अपनी माँ को लाजवाब कर गया। वो कदम कदम चलता बेड तक आया, धीरे से उसके पास बेड पर बैठा। मीरब, इस बार कुछ मोहब्बत से पुकारा। मीरब की निगाहों का साज टूटा। उसने चेहरा मोड़े अब अरसल को देखा। हो गया सुकून? तबाह कर दी मेरी जिंदगी। अब तो आपको चैन आ गया होगा मुझे मेरे ही भाई की निगाहों में गिराकर। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने मुझसे इस तरह का बदला लिया? वो बोली तो लहजा बहुत टूटा बिखरा महसूस हुआ। उसके लहजे में जख्मी कांच की किरचियां सी चुभ गईं। अरसल को अफसोस हुआ था, क्योंकि वाकई वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। तो क्या करता मैं? तो वो तुम्हारा निकाह करवाने के बारे में सोच रहा था, और तुम एक बार भी इसे नहीं बता सकी कि तुम मेरे निकाह में हो। इस बार अरसल कुछ नागवारी से बोला था कि मीरब के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। किस निकाह की बात कर रहे हैं? वो निकाह जिसे करने के 2 मिनट बाद ही आप मुकर गए थे, और ये कह दिया था कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। किस हैसियत से मुझ पर हक जता रहे हैं? जानते भी हैं निकाह के बाद एक शौहर का क्या फर्ज होता है। वो चिल्लाई थी। उसकी बस हो गई थी। उस शख्स की हरकतों ने उसे मजीद तकलीफ में पहुंचा दिया था। अरसल इसकी बात सुनते एकदम से अपने तन साफ ढीले छोड़ गया और इस बार कुछ प्यार से मीरा को हैंडल करना चाहा। मैं जानता हूँ मेरा निकाह करने का तरीका गलत था, लेकिन क्या करता, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता, तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ सकता। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ये सच है, मैं तुम्हें सालों से पसंद करता हूँ। पसंद नहीं, क्योंकि ये पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं सालों से तुम्हारे लिए पागल हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार फरहान के साथ देखा था और फरहान ने बताया था कि तुम उसकी बहन हो, उस दिन से ही तुम मेरे दिल में खुद ब खुद बस गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपने दिल से बाहर निकालूं, लेकिन तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया। तो क्या करता मैं? कैसे तुम्हें किसी दूसरे मर्द के करीब बर्दाश्त करता? इसलिए कर लिया निकाह। वो बोला तो लहजा बहुत टूटा बिखरा था। मीरब ने हैरानी से उसे देखा। जो मर्द इज्जत बनाता है, वो मर्द बेइज्जत नहीं करवाता। वो बोली थी तो तकलीफ लहजे से नुमाया थी। मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं फरहान को सारी सच्चाई बता दूंगा। वो तुम्हें माफ़ कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो, तुम कैसे किसी दूसरे मर्द से निकाह के बारे में सोच सकती हो? तुम मेरी इज्जत हो। और इस बार इसका हाथ पकड़े मजबूत लहजे में बोला था कि मीरब की आंखों से आंसू बहने लगे। काश ये बात आपने बाई के सामने कही होती कि मैं आपकी इज्जत हूँ, लेकिन नहीं, आपने मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वो इसके हाथों से अपना हाथ आज़ाद करवाती इस बार ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई। उसका शिकवा करना अरसल को बहुत प्यारा लगा। वो इसके करीब होता जल्दी से उसे अपने साथ लगा गया कि मीरब सुन रह गई। मैंने कहा ना, मैं अभी इसी वक्त जाऊंगा, फरहान की सारी गलतफहमी दूर करूंगा। वो तुम्हें माफ़ करेगा। वो खुद यहाँ आएगा और तुमसे बात करेगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बीवी इस तरह इस घर में किसी मुलाजमा की तरह रहे, या फिर वह किसी दूसरे मर्द के साथ मंसूब कर दी जाए।
मीरब का सारा वजूद ठंडा पड़ गया। वो खुले लफ्जों में इसे अपने इजहार इश्क की दास्तान बता रहा था और मीरब सुन होते जहन के साथ बस साकत रह गई। चलो उठो, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। इस बार वो कुछ मोहब्बत से बोला था कि मीरब एकदम से उससे दूर हो गई। हरगिज नहीं, जब तक मेरे भाई मुझे माफ नहीं करेंगे इस बारे में सोचिए कभी मत। वो उंगली उठाए उसे वार्न करती चली गई कि अरसल ने मुस्कुराते उस बात में सर हिलाया। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाऊंगा और फरहान की सारी गलत फहमी दूर करूंगा, क्योंकि आज रात तुम मेरी बीवी की हैसियत से मेरे कमरे में जाओगी। वह जुनूनी लहजे में कहता हुआ उसके माथों को लबों से छूता जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मीरब जब जहाँ थी वहीं की वहीं साकत रह गई। क्या था ये शख्स? उसने आज से पहले इतना पागल शख्स कभी नहीं देखा था। क्या वाकई वो इससे मोहब्बत करता था? वो महज सोच ही सकी। आंखों के सामने हर एक मंजर घूमा जब वो मीरब को लेकर खतरनाक हद तक पोजेसिव था। यूनिवर्सिटी से इसे पूरे हक से अपने साथ लेकर जाना, पूरा हक जताना, उसे काम करने से मना करना, पूरे हक से उसका हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल से बाहर निकलना। वह इस पर अपना हक जता रहा था। वो बता रहा था कि मीरब उसकी बीवी है। ये सब सोचते मीरब की आंखों से इस बार बेबसी से आंसू बहने लगे। उसे सिर्फ फरहान के रवैये ने तकलीफ पहुंचाई थी। जब तक फरहान उसके साथ ठीक नहीं हो जाता वो कैसे ठीक रह सकती थी। वो दोनों छोटे से सहन में आमने सामने बैठे हुए थे और फरहान इसे गुस्से से घूर रहा था। बहुत मुश्किल से उसने फरहान को 2 मिनट बात करने के लिए मनाया था और अब वो फरहान को सारी बात बता चुका था। इतना गुस्सा, इतना जुनूनीपन तुम्हारे अंदर कब से आ गया अरसल? वो हैरानी से पूछ रहा था और अरसल खोखली हंसी हंस पड़ा। तो क्या करता, मैं इसकी बात ऐसे ही दिल पर लगी थी। मुझे गुस्सा ही बहुत आया। बस तभी सोच लिया था कि अभी इसे अपने महरम बना लूंगा, क्योंकि मुझे इस पर हक रखना था। वो दीदा दलेरी से फरहान की आंखों में आंखें गाड़े बोला था, तुमने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया है अरसल। फरहान दांत पीस कर बोल रहा था, तुम जो कुछ कर रहे हो वो भी गलत ही है। चलो उठो अभी और इससे जाकर बात करो और इसे बताओ कि तुम्हें हमारे निकाह से कोई मसला नहीं है, ताकि वह पुरसकून होकर खुद को मेरी बीवी के रूप में कबूल कर सके। फरहान को बाजू से पकड़े वो उठा चुका था। फरहान इसे गुस्से से घूर रहा था। मैं नहीं चाहूंगा। फरहान ने गुस्से से अपना बाजू इससे आज़ाद करवाने की कोशिश की। तुम चल रहे हो या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? अरसल ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा था। फरहान ने मना किया लेकिन अरसल ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे जबरदस्ती अपने साथ सिकंदर हाउस ले आया। वो दोनों एक साथ कमरे में आगे पीछे दाखिल हुए। वो अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। फरहान को देखते ही उसने हैरानी से आसपास देखा। क्या वाकई वो कोई ख्वाब देख रही थी या वाकई फरहान इस वक्त उसके पास आ गया था? भाई, उसकी रंधी हुई आवाज निकली कि फरहान ने गुस्से से अरसल को देखा, जिसकी वजह से सारा मेस क्रिएट हुआ था, और इसके पास आया। वो जल्दी से बेड से उठी भागती हुई फरहान के सीने से लिपट गई। खुदा की कसम, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं क्या करती इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो उसके सीने से लिपटी बुरी तरह रोते हुए बता रही थी कि फरहान ने एकदम अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर अरसल ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन न दिलाया होता तो कभी भी वो मीरब को यहाँ नहीं रहने देता। मगर अरसल उसका दोस्त था। वो दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे और वो जानता था अरसल जिस चीज़ को पसंद कर ले फिर वह इसे कितना अजीज रखता है। परेशान मत हो, मुझे ये सारी बात बता चुका है। फिक्र मत करो, तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस इस निकम्मे को छोड़ूंगा भी नहीं। अरसल को देखते हुए वो गुस्से से बोला था कि अरसल मुस्कुरा दिया। इतनी ही देर वो अपनी बहन को तसल्ली देता रहा कि अब उसे मीरब से कोई शिकायत नहीं। अब तो तुम्हारा भाई राजी हो गया है ना, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में। वो मीरब का हाथ पकड़े बोला था। इससे पहले मीरब कुछ कहती ही फरहान ने रास्ते में ही उसका हाथ मीरब के हाथ से दूर कर दिया। ऐसे नहीं अरसल, मेरे घर आना बाकायदा बारात के साथ, मेरी बहन को इज्जत से रुखसत करके ले जाना, तो ही मैं इसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। फरहान की बात सुनते अरसल की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर नागवारी धर आई। तो यानी कि तुम मुझे मेरी बीवी से दूर रखोगे? फरहान को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूरते हुए उसने कहा था। फरहान ने इस बात में सर हिलाया। मगर वो अरसल ही क्या जो फरहान की कोई बात सुन ले? हरगिज नहीं, ये मेरी बीवी है और मैं इससे अब मजीद 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। वो फरहान से भी ऊंचे लहजे में चीखता हुआ जल्दी से मीरब का हाथ पकड़ गया। मीरब घबराई थी। अरसल, शादी का कोई तरीका होता है। फरहान दांत पीस कर बोल रहा था, फिक्र मत करो,
अगले हफ्ते ही मैं ग्रैंड रिसेप्शन रखूंगा और मीरब को अपनी बीवी की हैसियत से सारे शहर में तारुफ करवाऊंगा। लेकिन तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं लेकर जा रहे। ये मेरे साथ अभी इसी वक्त जाएगी। वो बिना फरहान की कोई बात सुने मीरब को साथ लिए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा और मीरब ने बेबसी से पलटते हुए फरहान को देखा, जो बस अरसल का जनूनीपन देखते हुए नफी में सर हिलाता रह गया। लेकिन एक बोझ जो इसके सीने पर आ गया था वो उतर गया। वो वाकई मीरब को लेकर सिवाय अरसल के किसी दूसरे शख्स पर भरोसा नहीं कर सकता था। ये आपने अच्छा नहीं किया, छोड़े मुझे। वो अब भी उसे अपना आप आज़ाद करवा रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, वो मोहब्बत से कहता कमरे में दाखिल होता। दरवाज़ा बंद किए उसे अपने साथ लगा गया था। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे इंसान हैं। वह इससे दूर होती सूं सूं करती बोली थी, मगर अरसल की गिरफ्त उसके गिर्द मजबूत थी। ओके, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सिर्फ 4 से 5 अल्फाज वो इस लहजे में बोला था कि मीरब सुन रह गई। उसके लहजे में हर तरह का मदावा था। मैं तुमसे पागलों की हद तक इश्क करता हूँ मीरब। सिर्फ एक मौका दो मुझे, ये साबित करने के लिए मैं अपनी हर पिछली गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसे बेड पर बिठाते उसके सामने 2 जानू बैठा था कि मीरब खामोशी से देखती रह गई। कुछ तो बोलो। वो जब कुछ नहीं बोली तो अरसल ने बेबसी से कहा था, क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने बेबसी और बेयकीनी से एक सवाल पूछा कि अरसल के लब मुस्कुराहट में डले। मोहब्बत नहीं करता, इश्क करता हूँ जुनून की हद तक। उसके दोनों हाथ लबों से लगाता बोला था कि मीरा की आंखें नम हुई। सच तो ये था कि वो खुद भी कहीं अंदर इस शख्स को पसंद करती थी, मगर बस कहने का हौसला न हो सका। उसने एक गहरी सांस ली थी, अपने सारे आंसू पोंछ डाले। उसका भाई राजी हो गया था। बस अब उसे कोई भी मसला नहीं था। वो पुरसुकून हो गई थी। वो शख्स जो उसे मुलाजमा की तरह काम करते देख बर्दाश्त न कर पाया, फिर वो इसे किसी तरह पलकों पर बिठा कर रखेगा, ये मीरब अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। बोलो, अब तो मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगी? वो इसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़े पूछ रहा था। मीरब ने धीरे से अस्वाद में सर हिलाया। कोशिश करूंगी, वो इतना ही कह सकी थी और इसके ये अल्फाज अरसल को पहली बार दिल के अंदर तक सरशार कर गए थे। वो खोलकर मुस्कुराया था। बेशक उसके निकाह का तरीका गलत था, मगर मीरब के लिए उसका जुनून सच्चा था। उसके लिए पागल था, ये तो सब देख ही चुके थे।